नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है, जो कि आपका जीएस का पेपर 2 से संबंधित होगा। टॉपिक क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है सुधार, यानी कि बात की जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यप्रणाली है या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को और थोड़ा सा अगर विस्तार कर दें तो पूरी न्याय प्रणाली को आप ले लीजिए, क्या इसमें आने वाले समय में हमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है, सुधार देखने को मिल सकता है। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब यह मुद्दा चर्चा में क्यों आ गया है उसे सबसे पहले समझ लीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना 75वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है, यानी कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वह 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यप्रणाली है वो सब शुरुआत उसकी हो गई थी। तो इस साल जो है 2024 में 75 साल सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस का पूरा हो गया था। इसी को लेकर के एक समारोह का आयोजन किया गया था और इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कुछ संबोधन दिया और ये संबोधन जिस मंच से वो दे रहे थे उस मंच पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री खुद भी शामिल थे उस सभा में। इसीलिए अब कहा जा रहा है, इस बात की चर्चा की जाने लगी है कि DY चंद्रचूड़ साहब इतने बड़े मंच से, इतने बड़े ओकेजन पे जो सब बातें उन्होंने कहा है, जिन जिन बिंदुओं पर प्रकाश उन्होंने डाला है, संभव है आने वाले समय में भारतीय न्याय प्रणाली में इसे देखते हुए बड़ा बदलाव हो सकता है। अब किन किन मुद्दों पर उन्होंने बात करी है, जरा इन सब चीजों को हम देख लेते हैं। मुख्य रूप से उन्होंने 4 बिंदु को छुआ है। 4 बिंदु को छूने में सबसे पहले एक चीज उन्होंने कहा है कि स्थगन संस्कृति जो डेवलप हो गया है न्यायपालिका में, इसको बदलाव करने की जरूरत है। आप देखते होंगे, आपने अदालत की कार्रवाई यदि देखा होगा, आजकल लाइव स्ट्रीमिंग होने लगा है, नहीं तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जज कहते नजर आ जाएंगे आपको कि आज की जो कार्रवाई है यही स्थगित की जाती है। अब इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं रहता है, तो कार्रवाई जिस दिन स्थगित हो गई तो उस केस पर आगे की सुनवाई नहीं होती है, मामला जो है अगले तारीख पर चला जाता है और फिर तारीख पे तारीख चलते रहता है। इसीलिए न्याय प्रणाली में देखा गया है कि केस का भंडार लग गया है। तो एक बात तो यह कहा उन्होंने कि स्थगन संस्कृति है, इसको खत्म करने की जरूरत है और दूसरी प्रोफेशनल कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। अब प्रोफेशनल कल्चर क्या होगा जुडिशियरी में, जरा इस पर हम बात कर लेंगे विस्तार से। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मौखिक दलीलों के कारण जो है न्यायिक परिणामों में लगातार देरी होती जा रही है। तो क्या वजह है कि मौखिक दलील जो है यह न्यायिक परिणामों में देरी किस तरह से कर रहा है, इस पर आएंगे, यानी कि 2 पॉइंट हो गया। फिर उन्होंने समावेशिता पर ध्यान दे दिया कि न्यायपालिका में समावेशिता होना चाहिए। इसको लेकर के जेंडर इक्वलिटी पर वो बात करते हैं और इसमें कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो है यह लगातार जो है बढ़नी चाहिए और यह 2 लेवल पे होना चाहिए। एक तो लॉयर के लेवल पे, यानी कि महिला वकील अधिक से अधिक हो, और दूसरा लेवल जो होगा वो महिला न्यायाधीश के स्तर पर होगा। तो 2 बातें समझ गए यहां पर। उसके बाद एक और जो सबसे जरूरी बातें इन्होंने कहा है DY चंद्रचूड़ साहब ने, उन्होंने कहा है कि न्याय पालिका जो है इसमें जो वेकेशन होता है वो काफी लंबा लंबा होता है, ठीक है। तो इसको वेकेशन को कम करने की आवश्यकता है। क्या इसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं, इसकी इन्होंने वकालत की है। लगातार न्यायपालिका पर यह आरोप लगता रहा है कि जज जो है लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, चाहे वो ग्रीष्मकालीन छुट्टी की बात करेंगे, आप शीतकालीन छुट्टी को देखेंगे तो लंबी छुट्टी पे जाते हैं और ये तब हो जाता है जब कई मुद्दे जो हैं न्यायालय के समक्ष होता है, और उसमें तो कई मुद्दा यह होता है जिस पर त्वरित न्याय की मांग होती है और कई मुद्दा ऐसा होता है जो संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जजेस छुट्टी पर होते हैं। ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जिला तालुका न्यायपालिका हो, वहां केस का भरमार लगा हुआ है और फिर इतनी लंबी छुट्टी पे चले जाने की वजह से जजों के केस और बढ़ता चला जाता है और न्याय में देरी होती चली जाती है। तो इस पर इन्होंने विस्तार से बात किया है और पहली बार इतना देखा गया है कि इतना मुखर होकर के कोई भी मुख्य न्यायाधीश इतना बोले हों इस मुद्दे पर, क्योंकि न्यायपालिका हमेशा इस मुद्दे का बचाव करते आई है। तो इस मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। क्या वकीलों और न्यायाधीशों के लिए लचीला समय जैसे विकल्प संभव हैं? अब लचीला समय क्या हो सकता है? क्या टाइमिंग की बात कर रहे हैं? क्या शिफ्ट में चल सकता है न्यायपालिका? यदि देखिए इस तरह की चीजें होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय न्याय
न्यायपालिका जो है उसके कामकाज की जो प्रक्रिया है इसमें आमूलचूल परिवर्तन आने वाले निकट भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है। और कहा जा रहा है कि ये अच्छा ही होगा क्योंकि लंबे समय से इस पर बातें की जाती रही है। अब यहां सबसे पहले जो 3-4 बातें उन्होंने कहा है उन सब बातों को जरा विस्तार से देखते हैं। जैसा कि स्थगन और व्यावसायिकता की संस्कृति की बात उन्होंने कहा कि स्थगन की जो संस्कृति है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई बार क्या होता है जजेज जो है स्थगित कर देते हैं किसी मामले को कि अगली कार्रवाई तक यह मामला जो है स्थगित किया जाता है, तो उसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं होती है, कोई कारण नहीं देते हैं और मामला स्थगित हो जाता है। इससे जो परिणाम आने होते हैं उस केस के वो लंबित हो जाता है, उसमें काफी वक्त लग जाता है और इसमें न्याय की जो अवधारणा है वह कहीं न कहीं धूमिल होती है। इसको उन्होंने कहा है कि इसे जल्द से जल्द करना होगा और ये जो स्थगन की संस्कृति है इसे खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद यहां पर प्रोफेशनल कल्चर डेवलप करने की उन्होंने बात की कि स्थगन की जो कल्चर है उसे खत्म कीजिए और प्रोफेशनल कल्चर उसे आप डेवलप कीजिए। अब प्रोफेशनल कल्चर का कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो न्यायाधीश हो या वकील हो, प्रोफेशनली उनके साथ डील किया जाए, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए कि वह कितने केस लड़े होंगे, क्या उनका केस का आप कह सकते हैं कि नेट रन रेट, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि केस जीतने का किस तरह के केस लड़े हैं, वह काम क्या करते हैं, उनके प्रति ईमानदारी, कर्मठ व्यक्तियों, इन सब चीजों पे जो है ये इसमें आप एज फैक्टर भी जोड़ सकते हैं। युवा हैं अगर कोई न्यायाधीश या वकील, क्या उनको अधिक प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि काम इस तरह से हो कि जैसे कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में देखते हैं वो प्रोफेशनल वे में बिल्कुल काम करते हैं, तो क्या न्यायपालिका भी इस तरह से काम करे, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया है। दूसरी बात जो मैंने कहा छुट्टियों को लेकर के इन्होंने कहा भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने कार्य दिवसों की संख्या तय करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि यह न्यायपालिका को यह स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। अब जब यह स्वतंत्र है कि वह कितने कार्य दिवस जो है वह कार्य करेगी न्यायपालिका, तो ये क्या होता है कि अपना डेट खुद फाइनल करती है। लंबी छुट्टियां रखने का चलन औपनिवेशिक काल से फिर रहा है। देखा गया है कि न्यायपालिका जो है वह लंबी छुट्टियां ले लेती है, जजेस लंबी छुट्टी पे जाते हैं, इसके लिए माना गया है औपनिवेशिक काल से ही इसे माना गया है। अब औपनिवेशिक काल में क्यों होता था, देखिए चूंकि उस वक्त के जो ज्यादातर न्यायाधीश हुआ करते थे वह ब्रिटिश के हुआ करते थे, वो इंग्लैंड के थे। अब यहां पर क्या होता था, भारत में जून जुलाई सबका जो महीना होता है इस समय भीषण गर्मी पड़ता था और ये लोग जो ब्रिटेन के न्यायाधीश हुआ करते थे वह झेल नहीं पाते थे। इस समय तकरीबन 1-1.5 महीने का छुट्टी लेकर के वह जो है यूरोप चले जाया करते थे। तो वह जो कल्चर है, समय के साथ भारत आजाद हो गया लेकिन यहां के जजों के लिए भी न्यायपालिका ने वही कल्चर रखा है। ठीक है, और उसका अब लंबे समय तक देखिए 75 वर्ष पूर चुका है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, तो देखा गया है कि 75 वर्षों में इसका जो है बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला है। यह न्यायपालिका के जो स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। तो यही बातें की जाती रही है लंबे समय से। सिविल सोसाइटीज हो, बहुत सारे जो ऐसे वकील हैं जो विधि विशेषज्ञ हैं वह लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि छुट्टियों की संख्या जो है वह कम की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय साल में 193 दिन और उच्च न्यायालय 210 दिन, ट्रायल कोर्ट 245 दिन काम करता है। अब यहां पर देखिए ट्रायल कोर्ट तो फिर भी ठीक है 245 दिन काम करता है, साल में 365 दिन हुए। अब जरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति देखेंगे तो 365 में से केवल 193 दिन ही सुप्रीम कोर्ट काम करता है। अब समझ सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, साथ ही उच्च न्यायालय को लेकर के भी काम करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या अवकाश होता है, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश वह 45 दिन का होता है, जो जैसा कि मैंने बताया ब्रिटिश जज के लिए होता था क्योंकि वो यूरोप चले जाया करते थे गर्मी के दिनों में, वही अभी भी कंटिन्यू रहा है। शीतकालीन अवकाश जो है 15 दिन के लिए दिया जाता है, होली का अवकाश 7 दिनों के लिए। बाकी ऑफिसेस में अगर आप देखेंगे तो होली का अवकाश कितना, 1 दिन होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हो गया। लेकिन जिस जगह पर छुट्टियां कम होनी चाहिए लोग न्याय की मांग करने वहां पहुंचते हैं, जहां पर ऑलरेडी देखा गया है केस का जो है वह भंडार लगा हुआ है, जहां ऑलरेडी देखा गया है कि लोग जो है लंबे समय से अपने मामले की सुनवाई के लिए पेंडिंग चल रहे हैं, तारीख पे तारीख झेल रहे हैं। वहां अगर होली के लिए 7 दिन दिया जाता है तो यह समझने की है, दशहरा का 5 दिन दिया जाता है, दीपावली कितने दिन अवकाश बाकी जगहों पर मिलता है, मुश्किल से 1 दिन या फिर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हो गया। लेकिन यहां देखिए न्यायपालिका में 5 दिन दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के वार्षिक कैलेंडर जो है उसके आधार पर 5 छुट्टियां हैं। तब ये सब अगर ज्यादा एक्स्ट्रा छुट्टी आपको दिख रहा होगा, ग्रीष्मकालीन देखिए 1.5 महीने का छुट्टी, तो यही कहा जा रहा है कि क्या इन छुट्टियों में कटौती की जाए। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो काफी
काफी मुखर व्यक्ति माने भी जाते हैं, प्रगतिशील विचार के वह न्यायाधीश माने जाते हैं। इसीलिए उन्होंने खुलकर के इस पर बात करना जरूरी समझा, जो कि एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। न्यायपालिका के दृष्टिकोण से बात करें तो हमेशा जो है चीफ जस्टिस इन मुद्दों पर बात करने से खुले तौर पर बचते रहे हैं। लेकिन अब इस पर यदि चीफ जस्टिस खुद बोले हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर जिस मंच पे हो, कानून मंत्री जिस मंच पे हो, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि आने वाले निकट भविष्य में कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पर महिलाओं की स्थिति को लेकर के भी उन्होंने चर्चा किया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, कि लॉयर में जो वकील हैं और जो न्यायाधीश हैं इनमें महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। समावेशिता के सिद्धांत की उन्होंने चर्चा की। जरा देखते हैं महिलाओं की स्थिति किस तरह से है न्यायपालिका में। कानूनी पेशे में परंपरागत रूप से कम प्रतिनिधित्व वाली महिलाएं अब जिला न्यायपालिका के पदों पर 36.3% कार्यरत हैं। तो यहां पर देखिए महिलाओं की संख्या जो देखा गया था लंबे समय से न्यायपालिका में कम था, लेकिन यहां पर प्रतिनिधित्व जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो है भारतीय न्याय प्रणाली के लिए, भारतीय समाज के लिए एक सुखद संकेत है। कुछ राज्यों की चर्चा की गई है यहां पर जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद कहे हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में आयोजित, यहां पर शब्द पे ध्यान दीजिए, आयोजित जूनियर सिविल जजों की भर्ती परीक्षा में 50% से अधिक जो है चयनित उम्मीदवार कौन है? महिलाएं हैं। 50% से इन राज्यों में। तो यह अपने आप में एक अच्छी खबर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सहायता के लिए कानूनी क्लर्क सा अनुसंधान सहयोगों को नियुक्ति में इस वर्ष 41% जो उम्मीदवार है वह महिलाएं हैं। यहां भी अच्छा पहल देखने को मिला है। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट में 11 महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता, मैंने शुरू में कहा था कि अधिवक्ता के लिए भी महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है और न्यायाधीश के लिए, दोनों ही एंगल को आप समझते चलिए। तो 11 महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता पद से सम्मानित किया गया है उच्चतम न्यायालय के 74 साल के इतिहास में, ठीक है, जो कि अब इस साल का डाटा जुड़ जाएगा 2024 का, तो 75 साल हो गया, ठीक है, 75 साल। और यहां मतलब चूंकि डेटा 74 साल का है इस लिहाज से कहा गया 74 साल के इतिहास में केवल 12 महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था, ठीक है, जिसमें अब 2024 में परिवर्तन देखने को मिला है। तो अब चलते हैं कि वर्तमान न्यायपालिका पर एक नजर। जो 3-4 मुद्दे थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था, हमने उन मुद्दों पर चर्चा कर लिया। अब एक नजर हम इस पर भी देने की कोशिश करेंगे कि इन चीजों की सुधार की आवश्यकता क्या है, और आवश्यकता है तो सबसे पहले हमें देखने पड़ेगा कि समस्या क्या है। इसके लिए हमें न्यायपालिका पर एक हमें ओवरव्यू लेना पड़ेगा। तो न्यायपालिका की स्थिति अगर देखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तब से मामला आगे बढ़ता है। तो जरा किन अदालतों में कितने मामले पेंडिंग हैं उसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो 69,768 यानी कि तकरीबन 70,000 मामले जो हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट में देखेंगे, भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी को एक साथ दिखाया गया है, तो तकरीबन देखिए तकरीबन जो है ये 60 लाख केसेज अपने आप में। अब जरा सोच सकते हैं कि कैसे इन मुद्दों का निपटारा किया जाएगा। और जिला तालुका अदालत की स्थिति तो और भी दयनीय है। वहां पर अगर केसों की स्थिति देखेंगे तो 4.31 करोड़ मामले जो हैं वह पेंडिंग चल रहे हैं, और नए केसेस तो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये जो है ये आंकड़ा अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े जो है वह 1 जनवरी 2023 तक रखा गया है ये आंकड़ा, और बाकी जो है हाईकोर्ट और जिला तालुका अदालत के आंकड़े जो है वह 13 जनवरी 2023 तक का लिया गया है। तो यह मामला समझ में आ गया, पेंडिंग का मामला था। अब जरा दूसरी ग्राफ पे नजर डालते हैं। निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग रहा है, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं क्रिमिनल केस होता है और फिर सिविल केस होता है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्रिमिनल केस जो है उसकी संख्या 3.25 करोड़ है। अब 4 करोड़ से ज्यादा, तकरीबन 4.5 करोड़ केस मैंने आपको बताया था, उसमें से 3.25 करोड़ तो है वह क्रिमिनल केसेज है, यानी कि जघन्य अपराध की स्थिति में है। तो 71% 5 साल से ज्यादा पुराने मामले हैं। अब जरा सोच सकते हैं कि ये जो है 3.25 करोड़ केसेज, उसमें 71% केसेज ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक पुराने हैं, यानी कि काफी पुराना केस हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई पूरी तरह से नहीं हुई है। वहीं सिविल केस की अगर स्थिति देखेंगे तो 1.09 करोड़ केस जो है वह सिविल केस से संबंधित है, और इसमें
इसमें ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। 73% जो है केसेज वह 5 साल से पुराने हैं, 5 साल से पेंडिंग चला रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। तो इतनी पेंडिंग मामलों के बावजूद भी है, इतनी लंबी छुट्टी के लिए यदि जज मान लीजिए छुट्टी पे चले जाते हैं, अवकाश पे चले जाते हैं, तो इस मामलों का निपटारा कैसे होगा, यही बातें की जाती रही है। अब यहां पर परसेंटेज के लिहाज से देखते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ पेंडिंग केसेस इन लोअर कोर्ट्स आर ओल्डर देन 5 ईयर्स, और इसमें हम स्टेट वाइज देख लेंगे। अगर सबसे ज्यादा देखें कि किस स्टेट में परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और 5 साल से अधिक का मामला है, तो आप नजर दोहराएंगे अगर भारत के पूरे मैप पर, तो यहां पर वेस्ट बंगाल पर देखिए आप, यहां पर वेस्ट बंगाल पे 42.1% केसेस जो है 5 साल से पुराने हैं वेस्ट बंगाल में। अपने आप में यह मामला जो है काफी अधिक हो जाता है। वेस्ट बंगाल के अगर बात करेंगे 42% के बाद, तो बिहार का नंबर आता है और यहां पर तकरीबन 41% केस जो है वह परसेंटेज के लिहाज से 5 साल से पुराना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओडिशा का नंबर आता है और ओडिशा का नंबर यहां पर आप देखेंगे तो तकरीबन 37% है। यूपी का देखेंगे तो तकरीबन 33% है। उसके बाद अगर आप मेघालय देखेंगे तो 32% है। तो ये 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े ज्यादा ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक पेंडिंग है। यहां पर इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहां पर इन अदालतों में, यहां के हाई कोर्ट हो या यहां के जिला तालुका कोर्ट हो, यहां पर मामले का जल्दी सुनवाई नहीं हो पा रहा है, तारीख पे तारीख चलता जा रहा है। अगर आप इन राज्यों पर नजर डालें जो द्रविड़ राज्य हैं, दक्षिण भारत स्थित राज्य, यहां पर मामला इन राज्यों की अपेक्षा, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं इसके अपेक्षा यहां पर मामला थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति यहां भी नहीं कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, तेलंगाना की स्थिति आप यहां नजर दोहराएंगे, छत्तीसगढ़, एमपी यहां पर आपको नजर आ जाएगा, तमिलनाडु, पुडुचेरी देखेंगे, केरला की स्थिति देखिए, यहां पर केरला की स्थिति है और ये कर्नाटका है। ठीक है, गोवा छोटा राज्य है लेकिन यहां मामले काफी अधिक देखेंगे। महाराष्ट्र में फिर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके मुकाबले यहां पर पर्वतीय राज्यों की स्थिति देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। दिल्ली में भी मामला सही नजर आता है लेकिन फिर भी 12% केस जो है 5 साल से पुराने हैं, तो यह बहुत चिंता का विषय है चूंकि देश की राजधानी होते हुए भी यह बात। उत्तराखंड में 10, हरियाणा 4.2 पे है, पंजाब 4% है, हिमाचल प्रदेश 10% पे, लद्दाख 6.9%, जबकि लद्दाख की जनसंख्या काफी कम है, यहां केस कम होने की उम्मीद की जानी चाहिए थी पर उतना कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में 19% केस जो है 5 साल से पुरानी स्थिति में है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है संवेदनशील एरिया पर जाता है भारत का। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो चाहे भारत का वह विकसित राज्य हो, विकासशील राज्य हो या पिछड़ा राज्य हो, सभी की स्थिति दयनीय नजर आती है यहां पर पेंडिंग मामलों में और 5 साल से पुराने मामले में। तो इस हिसाब से जो देखा जाएगा तो वो 3-4 पॉइंट्स जिसकी बात की गई कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, अवकाश कम होने चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड क्या हो सकता है, और जो ये प्रोफेशनलिज्म कल्चर लाने की बात की गई, इन सब चीज़ों की ज़रूरत समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर आवश्यक सुधार की बात करें तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, जजों की संख्या में वृद्धि करने की बात की गई थी। लॉ कमीशन ने अपनी 120वीं रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर उसने कहा था कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन अभी ये स्थिति बिल्कुल भी भारत में पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि लोक अदालत यदि होता है, ग्राम न्यायालय होता है, तो लोग जो है छोटे छोटे मामलों को लेकर के अदालत में नहीं पहुंचेंगे। तो अदालत के पास जो एक तो होगा कि केस का जो बम्बार्डिंग वहां होता है वह कम होगा, लोगों का खर्च भी बचेगा, और स्थानीय स्तर पर जो है ये ग्राम पंचायत पर, लोक अदालत के स्तर पर लोग स्थानीय स्तर पर ही मामलों का निपटारा कर सकते हैं। तो यह भी कह सकते हैं समाज के स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अच्छा हो जाएगा। मामलों के समाधान के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। आप देखते हैं कुछ केसेस जो भारत में होता है, जो जघन्य अपराध से जुड़े हुए होते हैं या संवैधानिक केसेज होते हैं, आप सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे या आप टेलीविजन पे देखते सुनते होंगे कि उसके लिए टाइम पीरियड तय कर दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इतने दिनों में आप इस केस का निपटारा कर लीजिए, यह त्वरित न्याय के तहत यह काम किया जाता है। तो यहां पर बाकी केसेस के लिए स्थिति नहीं होती है, तो यह भी कहा गया है कि केसेस के लिए आप समय सीमा तय कर लीजिए। दूसरी बात, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात की जाती रही है। एक बार केंद्र सरकार ने कोशिश भी किया था लेकिन यह कामयाबी नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपत्ति जताते हुए रद्द कर दिया था मामले को। कॉलेजियम सिस्टम से अभी जो है चाहे वो ट्रांसफर की बात हो और चाहे पोस्टिंग की बात हो, जजों का यह काम होता है। लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को
बहाल करने की बात की जाती रही है और कहा जाता रहा है कि इससे योग्यता को वरीयता मिलेगा, दूसरा पारदर्शिता बढ़ेगी और तीसरी बात जो है जवाबदेहिता बढ़ जाएगी। और इन सबों का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि समुच्चय में परिणाम होगा कि भारत की न्याय प्रणाली जो है वह व्यवस्थित हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी और त्वरित न्याय की संकल्पना जो हम देखते हैं वह कहीं ना कहीं फलीभूत होता हुआ नजर आएगा। तो जजों की गुणवत्ता और योग्यता दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है, यह बातें की जाती रही है। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के काफी विवाद सरकार और न्याय प्रणाली के बीच चलता आ रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो अपने स्पीच दे रहे थे उसमें उन्होंने यह कहा भी कि कोविड के दौरान कोविड-19 का जो समय था और लॉकडाउन लग गया तो उन्होंने कहा कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग का काम शुरू किया था और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमने बहुत सारे केसेस पे काम किए थे। उसके तहत हमने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया था और इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसके लिए टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अब कोशिश की जाती रही है, हर चीज को ऑनलाइन किया जा रहा है। हाई कोर्ट की भी स्थिति सुधारी जा रही है और जिला और तालुका कोर्टेज की स्थिति जो है वहां पर तो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, तो वहां पर जो है केसेस और ज्यादा इसीलिए देखेंगे लंबित हो जा रहे हैं। खंडपीठों के माध्यम से उच्च न्यायालय के कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट मान लीजिए कहा जाएगा कि एक हाई कोर्ट है, लेकिन यदि उसका विकेंद्रीकरण कर दे, लखनऊ का एक बेंच हो, गोरखपुर का एक बेंच हो, मेरठ का एक बेंच हो जाए, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग जोन पर काम किया जा सकता है और इससे मामले जो है उसको त्वरित निपटारा किया जा सकता है। यह भी एक सुझाव है। जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका, दो चीजें, न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच टकराव कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जैसा मैंने कॉलेजियन सिस्टम को लेकर कहा कि विवाद चल रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो ये सब चीजें जो है इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए अब चूंकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद आगे बढ़ करके कह रहे हैं, जब सिविल सोसाइटी जिसको लेकर के कहती थी या फिर जब विधि विशेषज्ञ कहते थे, सरकार की तरफ से यह आवाज जाता था, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका इसको लेकर के बहुत उदार रवैया नहीं अपनाते हुए नजर आती थी। अब लेकिन चीफ जस्टिस खुद कर रहे हैं और जाहिर सी बात है मुखर होकर के काफी विस्तार से उन्होंने इस चीज को लेकर के चर्चा किया है, तो आने वाले समय में संभव है कि बहुत बड़ी सुधार न्याय प्रणाली में देखने को मिल सकता है और भारत की न्याय व्यवस्था के सेहत के लिए निश्चित तौर पर यह अच्छा ही होगा। इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, इसका जवाब मैं नहीं देता हूं। वजह साफ है कि आप लोग अच्छा जवाब देते हैं और आप इस प्रश्न का समाधान करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक को आप कितना समझ पाए, इसके लिए आप अपना मूल्यांकन त्वरित रूप से कर सकेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, यहां पर ध्यान देना है कि गलत है पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्या आपसे अपेक्षा की गई है उसके पुछले शब्द जो है प्रीलिम्स का प्रश्न सॉल्व करते हुए उस पर ध्यान दीजिए। गलत है कहा गया है, दो स्टेटमेंट देखिए। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसकी हमने चर्चा की है। स्थगन संस्कृति से तात्पर्य निर्धारित कार्यक्रमों, बैठकों या कार्यवाही को अक्सर बिना किसी स्पष्ट या उचित कारण के स्थगित या विलंबित करना है। यहां पर गलत है यह कहा गया है, तो देखना है कि दो स्टेटमेंट में से कौन गलत है या गलत नहीं है। उसके आधार पर यहां पर 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प सबसे सही आपको लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। न्याय प्रणाली में सुधार की जो बातें की जा रही है, जिसकी पैरवी खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने की है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? क्या न्याय प्रणाली में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए? क्या जजेस जो है वो भी शिफ्ट में काम करें? क्या जजेस जो है अपनी छुट्टियां कम कर ले? इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। मैं आपका कमेंट देखते रहता हूं और आप में से अधिकांशतः लोग जो है काफी परिपक्व अंदाज में लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो उम्मीद है इस मुद्दे पर भी आप अपनी बात बढ़ चढ़ करके जरूर रखेंगे। इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।